हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2016 उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और देखिए, ये पेपर हुआ था 2 फरवरी 2016 को। तो इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि डाट डाट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो पहले वाले ऑप्शन में देखा है वुडवर्थ के अनुसार, सेकंड है गैरेट के अनुसार, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिएगा हालैंड के अनुसार, या डी है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो बताइए कि किसके अनुसार जो है तो बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता से व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है और बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है और दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। इसीलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यह है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो ये कथन किसने दिया था? तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है टिचनर का है ये कथन, या वुंट का है, या वुडवर्थ का है, या फिर मैकडूगल का है। तो देखिएगा कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है, यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो किस भाषा का शब्द है? तो ये है यूनानी भाषा का शब्द है। यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है साइकी तथा लोगोस। साइकी तथा लोगोस बराबर साइकोलॉजी। अब देखिए कि अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। तो देखिए, वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ का, यानी ये कथन जो है तो ये कथन दिया है वुडवर्थ ने। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो बताइएगा कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का अर्थ अंतराल तो ये किससे संबंधित है? तो 2 से 5 वर्षों का है ये, या 6 से यौवन तक का है, या 18 से 20 वर्षों का है, या फिर 20 से 22 वर्षों का है? तो बताइएगा। तो देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। और इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था यानी यौवन तक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से लेकर के यौवन तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डाट डाट ने किया था। तो देखिए कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने, फ्राइड ने, कोहलर ने, या फिर वाटसन ने? तो देखिए कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो इसे किया था एरिक्सन ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें व्याख्या देख लीजिएगा कि विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन ने किया था। इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है और जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। और एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास की मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसे किया था एरिक्सन ने। कब किया था? तो 1950 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि डाट डाट के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो किसके अनुसार जो है इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा के अनुसार, युंग के अनुसार, एडलर के अनुसार या फ्रायड के अनुसार? तो बताइएगा किसके अनुसार जो है तो इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड के अनुसार। फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय चेतन और अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम, अहम व परा अहम माने जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम एवं पराहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। अब देखिए इदम, तो इदम का संबंध है जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है। अहम का संबंध तो यथार्थ जगत से है और पराहम का संबंध तो नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार से है। आ गया क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाटसन के अनुसार, बी है स्किनर के अनुसार, सी है गुथरी के अनुसार या ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक के अनुसार? तो बताइएगा कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ये मानना है स्किनर का। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने ही दिया है। अब देखिएगा कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है और इसी आधार पर गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम व मुहावरे आदि याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान? तो बताइएगा कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार। प्रसार जो है तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा इसमें किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है और केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें निम्न हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका तथा तीसरा है बहुलक। तो प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। प्रसार जो है तो किसका किसका माप है? देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयत्न एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि, इसका सिद्धांत जाहिर सी बात है थॉर्नडाइक ने किया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है और इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है और इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो बताइए सबसे अच्छा मापन जो है तो कौन है? नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है या अंतराल है? तो बताइएगा कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो है तो सबसे अच्छा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। कि मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए करिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है?
तो बताइए कि कौन सा जो है तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन दिया गया है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, या टीएपी, या शब्द साहचर्य परीक्षण, या फिर 16 पीएफ परीक्षण। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 पीएफ परीक्षण। 16 पीएफ परीक्षण जो है तो ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब देखिए इसमें कि प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, यानी उसकी पर्सनालिटी का मापन होता है। जैसे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएपी तथा शब्द साहचर्य परीक्षण। जबकि 16 पीएफ परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है, ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है और इन प्रश्नों की संख्या होती है 164। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 पीएफ परीक्षण। यानी 16 पीएफ परीक्षण जो है तो ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। बाकी टीएपी, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण और शब्द साहचर्य तो ये तो फिर ये जो है तो ये व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। लेकिन 16 पीएफ परीक्षण तो ये नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या फिर पावलोव के द्वारा। तो बताइएगा। तो चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा इसमें कि वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिससे मनुष्य अभिप्रेरित होता है। देखिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक, ये 5 आवश्यकताएं हैं। किसके अनुसार? तो मैस्लो के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो बताइएगा कि मुख्य अधिकारी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को। देखिए पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डार्ट ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था बताइएगा। तो ए वाला ऑप्शन है युंग ने, बी है फ्रायड ने, सी है एडलर ने, तथा डी है सलीवन ने। तो देखिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युंग ने। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दिया गया था और मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं तनाव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन एवं व्यवहार में तो होती ही है परंतु सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होती और किसी विशेष परिस्थिति में ही वह प्रदर्शित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युंग के अनुसार, यानी युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। आ जाइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं डाट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है कि अंगूर खट्टे हैं? दमन का है, प्रतिगमन का है, यौक्तिकरण का है, या प्रतिक्रिया निर्माण का है? तो बताइएगा कि किसके अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है। तो देखिए अंगूर खट्टे हैं वाक्य यौक्तिकरण का उदाहरण है। यौक्तिकरण कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए अंगूर खट्टे हैं वाक्य यौक्तिकरण का उदाहरण है। यौक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, टोलमैन के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? देखिए क्रिया प्रसूत का सिद्धांत देने वाले हैं मनोवैज्ञानिक
स्किनर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें कि अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत तो मनोवैज्ञानिक वीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होती है और व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है, जबकि इसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात उसके व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है और इसी प्रकार के व्यवहार को सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंध कहा जाता है और इनके द्वारा चूहों पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था चूहों पर। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ कितने के बीच में होती है? तो देखिए एक औसत बुद्धि वाला बच्चा, तो एक औसत बुद्धि वाले बच्चे का IQ लेवल पूछा जा रहा है कि कितने से लेकर के कितने के बीच में होती है। तो देखिए 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 129। तो देखिए एक औसत बुद्धि लब्धि वाला बच्चा, तो उसका IQ लेवल होगा 90 से 109 के बीच में, यानी उस बच्चे को हम सामान्य बुद्धि का बच्चा कहेंगे। देखिए कि साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। अब बुद्धि लब्धि है बालक है, बुद्धि लब्धि है बालक है। देखिए 130 से अधिक यानी 130 प्लस वाला बच्चा जो होगा तो वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। उसके बाद देखिए 121 से लेकर के 130 के बीच का बच्चा जो होता है तो वो प्रखर बुद्धि का बालक होता है। 111 से लेकर के तो 120 के बीच में जो बच्चा होता है तो वो तीव्र बुद्धि का होता है। 91 से लेकर के 110 के बीच का बच्चा तो ये होता है सामान्य बुद्धि का। अब देखिए 81 से 90 के बीच IQ लेवल वाला बच्चा तो ये कहलाएगा मंद बुद्धि का, और 70 से लेकर के 80 के बीच IQ लेवल वाला बच्चा होगा अल्प बुद्धि का, और 71 से जो बच्चा कम होता है तो वो जड़ बुद्धि का होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सामान्य बुद्धि का बच्चा उसका IQ लेवल कितना होगा? तो एक सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का IQ लेवल होगा 91 से लेकर के 109। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डाट डाट भी कहा जाता है। तो देखिएगा देखिए बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डाट डाट भी कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अभ्यास द्वारा सीखना कहते हैं, या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं, या फिर निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं उसे, या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना कहते हैं। तो देखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं और जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो बताइएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन तो ये किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था की, या पूर्व संक्रिया अवस्था की, या औपचारिक संक्रिया अवस्था की, या फिर मूर्त संक्रिया अवस्था की? तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? तो 4 हैं। पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद में है दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक। अगली अवस्था यानी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथे नंबर की अवस्था देखिएगा तो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था होती है 11 से लेकर के 14 वर्ष तक।
तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क, यानी जब बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है एवं परिपक्व नैतिक चिंतन करता है तो ये अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो ये अवस्था देखिएगा होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉट डॉट जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो क्या जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा? तो बताइएगा कि क्या जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है और इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। वी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन हो गया इस वीडियो में, अब 20 नंबर क्वेश्चन करिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो बताइए कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किस विधि द्वारा लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण? तो देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तो मार्गांतरीकरण यानी मार्गांतरीकरण प्रक्रिया करके मूल परिवर्तनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, प्रत्ययों का बनते रहना डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? विषम है, अनियमित है, सामयिक है या संचयी है? तो बताइएगा कि प्रत्ययों का बनते रहना क्या कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयी। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है और संचयी का तात्पर्य इकट्ठा करना होता है। संचय यानी इकट्ठा करना कोई चीज़, तो संचयी का तात्पर्य क्या होता है? इकट्ठा करना। तो प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? तो संचयी प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता? तो कौन जो है भूलने का कारण नहीं है? तो देखिए अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा यानी अधिकता की स्थिति में भी भूलने के कारण प्रमुख कारण होते हैं, किंतु बालकों के भूलने के कारणों में से किसी भी प्रकार से शिक्षक का योगदान नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की योग्यता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो देखिए स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता तो ये कहलाती है जी कारक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के एक द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना दो कारकों से मिलकर बनी होती है। सामान्य योग्यता कारक जिसको हम कहते हैं जी कारक या जी फैक्टर, उसके बाद विशिष्ट योग्यता कारक जिसे हम कहते हैं एस फैक्टर या एस कारक। अब देखिए जी कारक, तो जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी कारक। यानी स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक।
सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो आपने व्याख्या देख ही लिया। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो बताइएगा कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान तो किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर? तो देखिए पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान तो किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व भिन्नता पर। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों के वैयक्तिक भिन्नता पर देना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भी भिन्न होती है और जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। अतः अध्यापक को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जा सके और सभी बालकों का समान रूप से विकास हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक थे, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड? तो बताइए कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब व्याख्या देखिए इसमें कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? तो सामान्य योग्यता कारक जिसको हम कहते हैं जी फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक जिसे हम कहते हैं यस फैक्टर। देखिए कि आमतौर पर जीवन में समान बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जो है तो जीवन में किस बुद्धि का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। जहाँ पर विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है वह हर व्यक्ति में भिन्न प्रकार की होती है। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में ये है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो बताइएगा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, तो पुनः स्मरण, विस्मृत, संवेदना या स्मृत? तो देखिए सीखी हुई बात को स्मरण रखने तथा पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृत यानी भूलना। देखिएगा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृत कहलाती है और विस्मृत का तात्पर्य भूलना होता है जिसमें कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है। इस दोष को विस्मृत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो ए वाला ऑप्शन है व्यक्तित्व, बी है समायोजन, सी है संवेदना तथा डी है चरित्र। तो बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है तो वो कहलाता है व्यक्तित्व। अब देखिए कि आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है और व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं तथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में किस तरह के गुणसूत्र होते हैं? XX, XYY, XXX या X गुणसूत्र? तो देखिए एक सामान्य पुरुष में गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो XY होते हैं। अब एक सामान्य महिला में पूछा गया है तो एक सामान्य महिला में गुणसूत्र जो होते हैं, तो देखिए एक सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि एक सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण किया जाता है। देखिएगा यदि पुरुष में XY गुणसूत्र होगा और महिला में XX गुणसूत्र होगा तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी? लड़की। और XY गुणसूत्र पर कौन सी संतान उत्पन्न होती है? लड़का।
आप देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। तो बताइए कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं तो वो कहलाते हैं मध्यांक। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राप्तांकों के समूह को आरोही व अवरोही क्रम में रखने पर उस समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। और माना समूह में प्राप्तांकों की संख्या n हो तो मध्यांक बराबर n/2 पद होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन करने के बाद में। तो देखिए आवृत्त वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डॉट डॉट एक विधि है। तो बताइएगा कि आवृत्त वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से तो डॉट डॉट एक विधि है। कौन सी एक विधि है? आकृत है, स्तंभाकृत है, गुम्फाक्षर आकृत है या स्वलिखित आकृत है? तो देखिए आवृत्त वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है स्तंभाकृत विधि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आवृत्त वितरण की रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की एक विधि होती है जैसे पाई चार्ट, स्तंभाकृत तथा वेन आरेख। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।